अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है और खास तौर पर मेरे कुछ स्टूडेंट जैसे कि जवेरिया जाफरी, खान तरीन, मोहम्मद अफान, कोरियस मुश्तबा, अयूब और फैब अली की भरपूर रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के इंग्लिश के टारगेट पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है और इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर तक आपको इंग्लिश का पेपर इतना मुश्किल नहीं लगेगा। तो आए बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। और आप लोगों को एक बात बताती चलूं कि ये जो टारगेट पेपर है ये तमाम के तमाम ग्रुप्स के लिए, चाहे प्री मेडिकल हो, प्री इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, तमाम के तमाम ग्रुप्स के लिए। ठीक है, तो ये है आप लोगों का सेकेंड ईयर इंग्लिश का टारगेट पेपर जो कि 2025 के लिए है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताती हूँ कि आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है वो कितने नंबर्स का होता है। तो आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है तो वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग फर्स्ट ईयर में देखे हैं बिल्कुल उसी तरह ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसके अंदर भी वैसे ही 3 सेक्शन होते हैं जैसे कि आप पहले करके आए या नॉर्मल पेपर्स में होते हैं, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास टोटल 3 सेक्शन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन ए, जिसमें आपको दिए जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि एमसीक्यूज। नोट, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन फ्रॉम गिवन ऑप्शन। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 4 और आपने उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, अच्छा अब ये जो आपको टोटल एमसीक्यूज दिए जाएंगे ना, ये टोटल 20 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये जो 20 एमसीक्यूज है ये है भी टोटल 20 मार्क्स के। ठीक है, यानी कि आपके पास हर एमसीक्यूज जो है वो 1 नंबर का होगा और आपके 20 एमसीक्यूज 20 मार्क्स के हो गए। ठीक है, और अब आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो एमसीक्यूज है ये कहाँ से दिए जाएंगे। देखें, ये एमसीक्यूज आपको चैप्टर के अंदर से भी दिए जा सकते हैं, पोएम्स में भी दिए जा सकते हैं और नॉवेल में से भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों ही जगह से आपको ये एमसीक्यूज दिए जा सकते हैं। तो आपने चैप्टर्स की भी, पोएम्स की भी और नॉवेल की भी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं कि जैसे कि फर्स्ट ईयर के अंदर ग्रामर के पोर्शन में से एमसीक्यूज आते थे, ठीक है, तो अब नहीं आते हैं। अब सेकंड ईयर में ग्रामर के पोर्शन में से एक भी एमसीक्यूज नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास ये कि ग्रामर के पोर्शन में से आपको एक भी एमसीक्यूज नहीं दिया जाएगा, आपको जस्ट आपकी जो बुक्स हैं वहीं से एमसीक्यूज दिए जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने तैयारी कहाँ से करनी है। देखें, सबसे पहले तो आपकी बुक के लास्ट में जो एमसीक्यूज होते हैं ना, आपने वहां से तैयारी करनी है। ठीक है, और दूसरा है 10 ईयर। देखिए 10 ईयर से तैयारी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो एग्जामिनर है वो किस तरह के एमसीक्यूज देता है। तो आपने 10 ईयर से बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है, लेकिन फिर भी ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एमसीक्यूज आते हैं न्यू। तो उसके लिए आप जितने ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतने ज्यादा इंग्लिश में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे आपको बहुत सारी जगहों से प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेंगे, तो आपको जहां से भी एमसीक्यूज मिलते हैं बस आपने उनकी प्रैक्टिस करते जानी है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके सेक्शन ए के अंदर पूरे के पूरे यानी कि 20 मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। ठीक है, तो सेक्शन बी के अंदर आपके पास आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अच्छा पूरे का पूरा सेक्शन भी आपके पास 40 मार्क्स का है। ठीक है, नोट, आंसर 10 पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन taking at least 2 part question from each subsection. All question carry equal marks. बिल्कुल उसी तरह पेपर पैटर्न है आपका जैसे कि आपका फर्स्ट ईयर में था, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग है लेकिन तकरीबन वैसा ही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, टोटल सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। ठीक है, और हर एक सब सेक्शन में से आपने 2 क्वेश्चन लाजमी करने हैं। ठीक है, आपको 4 सब सेक्शन दिए जाएंगे। ठीक है, और आपने हर सब सेक्शन में से 2 क्वेश्चन लाजमी करने हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ईयर के अंदर है। तो सबसे पहला आपके पास जो सब सेक्शन है वो होता है सब सेक्शन 1 इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 2। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो चैप्टर्स में से आएंगे। ठीक है, ओनली चैप्टर्स। आपको यहाँ पे 4 सवाल दिए जाएंगे। ठीक है, जिसमें से आपने 2 सवाल तो लाजमी करने हैं। ठीक है, जैसे ऊपर बताया कि 2 सवाल आपने हर सब सेक्शन में से करने हैं। ठीक है, अब आपकी बुक में
अगर हम बात करें टोटल चैप्टर कितने हैं, 10, ठीक है, टोटल 10 चैप्टर्स हैं। और अब क्योंकि चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं तो अब कितने कर दिए, 8। तो देखें 8 चैप्टर भी खासे हैं, ठीक है, तो आपके लिए मैंने बहुत ज्यादा आसानी करी है। तो आप क्या करें, आप इन 8 चैप्टर में से जस्ट 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले, बाकी के जो 5 चैप्टर्स बचते हैं आप उनको कट कर दें, उनकी तैयारी नहीं करें, ठीक है। हाँ, एक बार बता दूं, पढ़ना जरूरी है, ऐसा ना हो ना आप पढ़ना ही छोड़ दें, आपके बाकी के जो 5 चैप्टर्स हैं उनको पढ़ो ही नहीं, भाई उनको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। लेकिन जो आप क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे वो सिर्फ आप इन 3 चैप्टर्स की करेंगे जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किन 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है कि आपका जो सब सेक्शन 1 है वो आराम से हो जाए, ठीक है। तो आपके पास जो सबसे पहला चैप्टर है वो है रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट। ये आई थिंक आपके पास दूसरा चैप्टर है, ठीक है। तो आपने इस चैप्टर की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। इस चैप्टर में जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर मिलते हैं आप उनकी तैयारी कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो आपके पास चैप्टर है वो है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो चैप्टर मैंने आपको दिया है वो है द वर्ल्ड एज आई सी इट। तो जस्ट ये आपके पास 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अगर आप इन 3 चैप्टर्स के क्वेश्चंस आंसर की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यकीन जाने इंशाअल्लाह ताला आपका जो सब सेक्शन 1 है वो आराम से हो जाएगा। वैसे भी देखिए कितने क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल करने हैं सब सेक्शन 1 में से, तो आपके जो 2 सवाल है वो आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन जो 3 चैप्टर्स हैं इनके अंदर भी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं या जिनके एग्जाम में आने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके पास जो पहला चैप्टर है वो है रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि किन किन क्वेश्चंस के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है और आपने ना इस चैप्टर में से सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाकी के नहीं करने, मतलब फुल चैप्टर के क्वेश्चन नहीं, सिर्फ इन्हीं के करने बहुत है। तो आपके पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज बर्ट्रैंड रसेल ओपिनियन, शुड एशियन कंट्रीज एक्सेप्ट फ्रॉम द वेस्ट एंड व्हाट शुड दे रिजेक्ट, ठीक है। तो ये पहला सवाल है जिसकी आपने तैयारी करनी है। अब चलते हैं दूसरे सवाल के ऊपर जो कि हमारे पास है What period in the history do the Europeans called the Dark Ages and why? इसी तरह आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है Why does Bertrand Russell consider industrialization a condition of survival in the modern world? और अब चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4 पे जो कि आपके पास है What advice does Bertrand Russell give to the Eastern nations? ठीक है। और इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि है Why does Bertrand Russell pin hope in the East to bring peace, progress and prosperity in the world? ठीक है। तो ये आपके पास होगा टोटल 5 क्वेश्चन। अब रह गया आखिरी जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। Why does Bertrand Russell consider it useless to resist industrialization? ठीक है। तो ये जो है ये टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट, ठीक है। तो अगर आप इन 6 के 6 क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इस चैप्टर में से आपको कुछ और क्वेश्चंस को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये याद कर ले ये बहुत है, ठीक है। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, ठीक है, जो कि आपके पास है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। इसके अंदर भी मैंने आपकी आसानी के लिए इसमें से पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख दिए ताकि आपको मसला ना हो और आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी कर ले। तो आपके पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है What is genuine freedom according to लियाकत अली खान, ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन आपके पास है State the reason given by लियाकत अली खान for the desire of the Muslim not to continue living in undivided India, ठीक है। इसी तरह आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जो कि आपके पास है Our administrative machinery had to be built from scratch. What does लियाकत अली खान mean by these words? ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छी तैयारी करिएगा, ओके। इसी तरह आपके पास एक और क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है शदीद किस्म का जो कि है What initial problems were faced by Pakistan in its early years as mentioned by लियाकत अली खान in his speech, ठीक है। और ये आपके पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन खैर तैयारी आपने इसकी भी करके जानी है।
व्हाट इज मीन्ड बाय सिंथेसिस अकॉर्डिंग टू लियाकत अली खान। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपके पास पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, तो इसमें आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आपने इन 5 क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, अब चलते हैं जरा हम चैप्टर नंबर 3 के ऊपर, जो कि आपके पास है द वर्ल्ड एज आई सी इट। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए वो है व्हाट आर आइंस्टाइन व्यूज अबाउट डेमोक्रेसी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज आइंस्टाइन ओपिनियन ऑफ वार। थर्ड आपके पास है व्हाट डज आइंस्टाइन कमेंट ऑन ट्रुथ गुडनेस एंड ब्यूटी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है व्हाट इज आइंस्टाइन आइडिया अबाउट ह्यूमन फ्रीडम। मैंने इस चैप्टर में से आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट ही बताए हैं। ठीक है, What is Einstein attitude toward property, outward success and luxury। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन हो गए द वर्ड आई सी इट। ठीक है, तो ये आपके पास हो भी कितने गए 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो सिर्फ आप इन्हीं 5 क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ले, इंशाअल्लाह ताला आपका सब सेक्शन 1 बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। ठीक है, आपको बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स बताए हैं। ठीक है, और मैंने आपकी आसानी के लिए उन चैप्टर में से भी इंपॉर्टेंट बता दिए, तो अब आपको मसला नहीं होना चाहिए, आप बस याद करना शुरू करें। ठीक है, देखिए अब आपको इन 3 चैप्टर्स की तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका सब सेक्शन 1 तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं एक और चॉइस देती हूँ, ये वाला जो चैप्टर है ना आपके पास द वर्ल्ड एज आई सी इट, अगर आपको ये चैप्टर मुश्किल लगता है और आप इसकी जगह कोई और चैप्टर करना चाहते हैं, देखें ऊपर वाली जो 2 चैप्टर है ये तो आपने लाजमी करने, इन्हें तो छोड़ना नहीं है। इनमें से मैंने आपको जो जो बताया ना आपने उन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, ये जो आपके पास थर्ड चैप्टर है ना द वर्ल्ड एज आई सी इट, अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, आपको मुश्किल लग रहा है, तो मैं एक और आपको चैप्टर बताती हूँ इसकी जगह पर, बाकी तो आपने लाजमी करने हैं। ठीक है, वो है आपके पास द डिवोटेड फ्रेंड। ये चैप्टर भी उसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप स्टार्टिंग के 2 चैप्टर कर लेंगे और एक ये कर लेंगे तब भी 3 चैप्टर हो गए, मतलब आपने एग्जाम में 3 चैप्टर तो करके जाने ही जाने हैं। ठीक है, तो 2 स्टार्टिंग के कर लें या एक ये वाला कर लें। ठीक है, अच्छा इस चैप्टर में भी मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट बता दिए ताकि आपको मसला ना हो। तो पहला आपके पास है व्हाई वाज हंस अनएबल टू लुक आफ्टर हिज गार्डन। ठीक है, भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है कमेंट ऑन मिलर्स क्लेम टू हैव बीन लिटिल हंस बेस्ट फ्रेंड। थर्ड आपके पास है हाउ डज हुग मिलर डिसाइव लिटिल हंस इन द लेसन द डिवोटेड फ्रेंड। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट डज द मिलर जस्टिफाई हिज नॉट आस्किंग हंस टू शेयर सम ऑफ हिज गुड थिंग्स ड्यूरिंग विंटर। और अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके पास है हाउ वाज ऑस्कर वाइल्ड पोर्ट्राइड द कैरेक्टर ऑफ लिटिल हंस। ठीक है, तो ये आपके पास हो गए टोटल 5 क्वेश्चंस। ठीक है, इस चैप्टर के, तो आपकी मर्जी है, अगर आपको ये चैप्टर आसान लग रहा है द वर्ल्ड एज आई सी इट की जगह तो आप इस चैप्टर को कर लें, वरना आप द वर्ल्ड एज आई सी इट वाला ही चैप्टर कर लें। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, मैंने आपकी आसानी के लिए बताया। ठीक है, और अगर आप ये चारों चैप्टर करेंगे तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो फिर आप 2 से ज्यादा सवालात को आसानी के साथ निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का ही बताया। ठीक है, अब चलते हैं हम जरा सब सेक्शन 2 के ऊपर। ठीक है, जो कि आपके पास है सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि इसमें आपके पास पोम्स के क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है, तो देखें आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो चुका है, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ करनी है 3 अदद पोम। कौन कौन सी? म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई, और दूसरी आपके पास है से नॉट द स्ट्रगल नाउ अ वायलेट, जबकि जो थर्ड है आपके पास है वो है लाइंस फ्रॉम यूलाइसिस। ठीक है, तो ये जो 3 पोम्स हैं अब यही आपके सिलेबस में इंक्लूड है, बाकी सब कट हो चुकी हैं। ठीक है, तो देखें आप क्या करें, या तो आप ऐसा करें, ठीक है, कि कोई सी भी, देखिए आपके पास ये 3 पोएम्स है ना, तो इनमें से आप कोई सी भी 2 पोएम्स के क्वेश्चन आंसर को याद कर ले, उसमें जितने भी हैं। ठीक है, या तो ऐसा करें, चाहे आपको ये पसंद आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, कोई सी भी आ रही है, किसी भी 2 पोएम्स के क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर, जबकि एक पोएम को छोड़ दें आप। ठीक है, या फिर आप क्या करें, जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आप उन्हीं को प्रिपेयर कर ले, तो इंशाल्लाह आपका जो सब सेक्शन 2 है वो यूं आराम से हो जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस को ही लिखा है, तो अगर आप इन पांचों के 5 सवालात की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे ना, तो यकीन जाने आपका जो सब सेक्शन 2 है ना वो बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आपके पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मेन आइडिया
डिस्कस्ड इन द पोयम म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस पोयम का मेन आइडिया बताना है। अच्छा, अब मैं ना एक और मजे की बात बताती हूँ। देखिए, जो एग्जामिनर है ना, वो आपको घुमाने के लिए ना यहाँ पर मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल करेगा, ताकि ना जो बच्चा है ना वो कंफ्यूज हो जाए और उसे समझ ना आए। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है आपके पास मेन आइडिया। ठीक है, तो अगर इस मेन आइडिया की जगह ये वाले अल्फाज जो आपके पास लिखे हुए हैं ये आ जाएं, तब भी आपने वही आंसर लिखना है जो आप याद करके जाएंगे। ठीक है, देखें, या तो आपको वो कह सकते हैं मेन आइडिया, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, या फिर आपसे वो कह दे सेंट्रल आइडिया लिखें, तब भी आपने यही लिखना है। अगर आपको कह दे कि इस पोम का मैसेज लिखें, तब भी आपने यही लिखना है। अगर आपसे कह दे मोरल लिखें, तब भी आप यही आंसर लिखेंगे। और अगर आपसे कह दे जो टाइटल है इसको एक्सप्लेन करें, तब भी आपका आंसर सेम रहेगा। और अगर आपसे कह दे थीम डिस्कस करें, तब भी आप सेम आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, जस्ट और जस्ट मेन आइडिया याद कर लें बस। और अगर चेकर आपको इनमें से कोई भी वर्ड दे देगा इसकी जगह, तो आपने यूं चुटकियों में कर लेंगे। ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। ओके, तो अब लाजमी नहीं है कि ये इसी पोएम के साथ लिखा हुआ है म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई। बाकी जो आपके पास दो पोएम्स है उनके साथ भी लिखा हुआ आ सकता है। तो आपको बस समझ आना चाहिए कि चेकर आपको घुमाने के लिए ना मुख्तलिफ तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करेगा, लेकिन आपने घूमना नहीं है। ठीक है, अच्छा, आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ डज शैले कन्वे द आइडिया दैट ट्रू लव नेवर डाइज इन हिज पोएम म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि इसी चैप्टर का है। ठीक है, देखिए मेरी बात सुनिए, पोम्स के मामले में परेशान होने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आपको हर पोएम का सेंट्रल आइडिया पता है तो यकीन जाने वो पता क्या करते हैं, उसी में से ना घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। बस आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि लिखना क्या है। ठीक है, ओके, तो अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है what message has convey in the poem say not the struggle now avoid it। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर मैसेज क्या लिया है, तो बात कोई भी करें आपको पता है कि आपने लिखना एक ही है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने तीनों ही पोम्स के मैसेज को यानी कि सेंट्रल आइडिया को लाजमी याद करके जाना है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट आपके पास है वो है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस। ठीक है, तो इसका भी आपने क्या करना है, मैसेज याद करना है। तो कुछ भी पूछेंगे आपको पता है, आपने वही लिख कर आना है। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हाउ डज यूलिसिस मोटिवेट हिज फेलो मैरिनर्स टू सेट आउट इन सर्च ऑफ अ न्यूयर वर्ल्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की भी आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। ठीक है, देखिए मैंने कोई बहुत ज्यादा तो बताए नहीं है, सिर्फ 5 क्वेश्चंस बताए हैं। ठीक है, तो अगर आप इन 5 के 5 क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो सब सेक्शन 2 जो है वो बहुत मजे से आपका होने वाला है। ठीक है, वैसे भी 2 क्वेश्चन तो आपने इसमें अटेंड करने होते हैं। ओके, अब हम चलते हैं सब सेक्शन 3 के ऊपर, जो कि आपके पास है नॉवेल यानी कि द प्राइजनर ऑफ जेंडा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ नॉवेल के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपको टोटल कितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो देखिए, आपको ना टोटल 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 2 क्वेश्चंस को अटेंड करना लाजमी होता है। बाकी आप और भी कर सकते हैं क्योंकि आपको 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होता है ना। ठीक, तो आप इसके अंदर आराम से 3 to 4 क्वेश्चंस आराम से अटेंड कर लेंगे। ठीक है, तो बेफिक्र होके जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी तो आपने उनकी प्रिपरेशन करनी है, और इंशाअल्लाह ताला आपके 3 to 4 क्वेश्चंस आराम से आ जाएंगे आपको। ठीक है, तो आपके लिए मसला नहीं होगा क्योंकि आपने अपने 10 क्वेश्चंस को मुकम्मल करना होता है। ठीक है, तो आपके पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हु वाज द प्राइजनर ऑफ जेंडा। जेंडा का कैदी कौन था। ठीक है, व्हाई वाज ही इम्प्राइज्ड। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है विच इंसिडेंट डू यू एंजॉय मोस्ट इन द नॉवेल द प्राइजनर ऑफ जेंडा एंड व्हाई। आपने इस नॉवेल का कौन सा वाक्य जो है वो बहुत ज्यादा एंजॉय किया है और क्यों किया है। देखिए, मैंने आपको बता भी दिया, आपने कौन सा याद करना है। इसकी जगह पे आपने याद करना है टी टेबल इंसिडेंट। आपको ना वो अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई टी टेबल इंसिडेंट के बारे में बता दें, या आपसे इस तरीके से पूछ लें, तो आपके एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे ना। यानी कि अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लेंगे तो अगर क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक का आते तब भी आप आंसर लिख लेंगे, और अगर वो आपको कह ही दें कि भाई टी टेबल इंसिडेंट के बारे में बता दें तब भी आपको आता होगा। ठीक है, तो मैंने आपको खुद बता दिया कि आपने इसमें कौन सा इंसिडेंट याद करना है। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है Why did मैडम डी मुबान help प्रेजेंट डायल। ठीक है, आपको ना मैं एक बात बताती हूँ,
देखें, आपका जो सबसेक्शन 1 है और सबसेक्शन 2 यानी कि जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं और जो नॉवेल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो ना थोड़े से हार्ड आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है, और चैप्टर्स के तो फिर भी हार्ड होंगे ही, लेकिन पॉम्स के बहुत ज्यादा आसान होते हैं आंसर, ठीक है। जबकि आपके पास जो नॉवेल है ना, द प्राइजनर ऑफ जेंडा, इंतहाई इंतहाई आसान इसके आपको आंसर्स मिलेंगे। मतलब आप पढ़ेंगे ना, आपको फौरन से याद हो जाएंगे। मतलब बहुत ज्यादा आपको एफर्ट करके इनको याद करने की जरूरत नहीं है। एक तो आपने पूरा नॉवेल पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो देखिए, सबसे ज्यादा आपको आसानी के साथ ना नॉवेल के ही क्वेश्चंस आंसर याद होंगे, ठीक है। तो बेफिक्र होकर आराम से याद करने शुरू कर ले, ठीक है। ना ही ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े और ना ही इनकी जो इंग्लिश होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब अ फ्यू क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर ऑफ कॉलोनियल साठ, ठीक है। तो आपने इसकी कुछ क्वालिटीज के बारे में बताना है, ओके। नेक्स्ट आपके पास है, हाईलाइट सम प्रोमिनेंट क्वालिटीज ऑफ प्रिंसेस फ्लेविया एंड मैडम डी मुबान। आपने इन दोनों की यानी कि प्रिंसेस फ्लेविया की और मैडम डी मुबान, आप इन दोनों की क्वालिटीज को याद करके जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है, हु वाज माइकल एंड हाउ डिड ही डाई, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पास है वो है, Why did Black Michael hire the sick and what was the purpose of the gang? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को ऐड नहीं किया है, आपकी आसानी के लिए मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऐड किया, इनके एग्जाम में आने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है, तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जानी है आपने, ओके। अच्छा, आपके पास नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द कोरोनेशन सेरेमनी। तो ये पूरी की पूरी सेरेमनी आपको पता होनी चाहिए, कोरोनेशन सेरेमनी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास है, Why does Madame de Mauban turn against Black Michael? ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है, give a comparison between एल्बर्ग एंड रेजेंडाइल। तो आपने इन दोनों का कंपैरिजन लिखना है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास कितने हो गए, टोटल 10 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अगर आप इन 10 के 10 क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका सबसेक्शन जो 3 भी है वो बहुत मजे से हो जाएगा, ठीक है। एक बात याद रख ले, लेकिन गंदगी नहीं मचानी है। अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो जिस सीक्वेंस से आपका पेपर है ना, आप इसी सीक्वेंस से करें। मतलब सबसेक्शन 1 पहले करें, फिर सबसेक्शन 2 करें, फिर सबसेक्शन 3। तो इससे आपका जो चेकर है ना वो परेशान नहीं होगा सबसेक्शन आगे पीछे होने से, डायरेक्ट वो देखेगा और टिक करता जाएगा। तो अगर आप अपने चेकर को आसानी देंगे तभी वो आपको बहुत प्यारे प्यारे नंबर देगा, ठीक है। तो ये नहीं कह रही क्वेश्चंस आगे पीछे नहीं करें, वो तो आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सब सेक्शंस को आगे पीछे नहीं करिएगा, ठीक है। वो आप लाइन से ही कर लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप पेपर को शुरू करने बैठेंगे ना, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं आपने उनके ऊपर टिक करना है, ठीक है। यानी कि आपने टोटल कितने क्वेश्चंस अटेंड करने हैं सेक्शन बी के अंदर, टोटल 10 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं ना, तो आपने 10 के 10 क्वेश्चंस करने से पहले ही क्या करना है, उनके ऊपर टिक लगाना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आपने जैसे ही आपको पेपर मिलेगा आप पढ़ेंगे, तो जब आप सेक्शन बी को पढ़े होंगे ना, तो आपने 10 के 10 क्वेश्चंस पर पहले से ही टिक लगाना है। देखिए, अगर आप निशान नहीं लगाएंगे ना तो आपको आगे जाके बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे पेपर मिलेगा तो आपने सबसे पहले सेक्शन बी को शुरू करने से पहले टिक लगाना है, ठीक है, टोटल 10 के 10 क्वेश्चंस पे। फिर आप करेंगे, ये नहीं है कि आप एक सेक्शन को करने बैठे हैं, सब सेक्शन 1 को, फिर उसके निशान लगा रहे हैं, फिर सबसेक्शन 2 को करना है, फिर निशान लगा रहे हैं। सबसे पहले पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन के निशान लगाने, फिर शुरू करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं सबसेक्शन 4 के ऊपर, जो कि आपके पास है ग्रामर, ठीक है। इसके अंदर आपको टोटल ग्रामर के 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। अगर प्रैक्टिस की हुई होगी तो आप बहुत आसानी से ग्रामर के क्वेश्चंस को कर लेंगे। खैर, आते ना शदीद किस्म के आसान है, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है, यूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन यूर सेंटेंसेस। आपने क्या करना होता है, आपको ना यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ना आपके पास होमोफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, यानी कि एक जैसे साउंड वाले वर्ड्स होंगे। तो आपने बस क्या करना है, उनके सेंटेंसेस बनाने हैं, बस इतना सा काम है, ठीक है। वो भी सिर्फ 2 वर्ड्स के। जैसे कि देखिए, मैंने एग्जांपल के तौर पे आपके पास लिखा हुआ है प्रे और प्रे। देखिए, इन दोनों के जो साउंड है वो सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है। तो इस तरह के आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है। और आपने क्या करना है, इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। देखिए, इसका आप अलग बनाएंगे सेंटेंस और इसका आप अलग बनाएंगे, ठीक है, ये नहीं एक ही बना देना है। तो ये जो पूरा है ना, ये दो मिला के एक बनेगा। तो आपने कितने करने हैं, आपने करने भी 2 हैं। इस तरह आपको कोई और दे दिया जाएगा, फिर कोई और, कोई 3-4 दे दिए जाएंगे और आपने किसी 2 के करने। तो एक बात याद रखिएगा, ये पूरा मिला के आपके पास एक होगा, ना कि ये 2 होंगे, एक और एक 2 नहीं, ये पूरा एक होगा। इस तरह एक दूसरा होगा जिसमें 2 होंगे, तो वो भी वो करेंगे तो फिर 2 कहलाएंगे आपके, ठीक है।
आपने इनकी तैयारी कहाँ से करनी है? देखिए टेनर से तैयारी करनी है। अगर आप इनकी टेनर से तैयारी कर लेंगे ना, क्योंकि जो टेनर वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, ठीक है? वही आते रहते हैं। तो अगर आप टेनर से तैयारी कर लेंगे तो ये बहुत आसानी के साथ आपके आराम से हो जाएँगे, ठीक है? और अगर आपके पास टेनर वगैरह नहीं हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं ऐसा करूँगी ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, ठीक है? इनका, ताकि आप वहाँ से तैयारी कर लें। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, यूज़ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज़ल वर्ब्स इन योर सेंटेंसेस। देखिए वहां भी आपने सेंटेंसेस बनाने आपने, यहाँ भी सेंटेंसेस है, यहाँ भी आपने 2 वर्ड्स के बनाने, यहाँ भी 2 वर्ड्स के बनाने हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपको फ्रेजल वर्ब्स दिए जाएंगे, ठीक है? मतलब कुछ इडियम्स टाइप के। देखिए जैसे लिखा हुआ है पास अवे, ठीक है, कैरी ऑन, इस तरीके के दिए जाएंगे और आपने क्या करने हैं, इनके सेंटेंसेस बनाने नॉर्मल। और अब बताती हूँ तैयारी कहाँ से करनी। इसकी तैयारी भी आप क्या करेंगे, टेनर से करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं। तो बस आप टेनर से कर लेना, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, मजे से ये आराम से हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए सब सेशन 2 के अंदर भी आप 2 क्वेश्चंस तो आराम से कर लेंगे। अब देखें जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इंतहाई मजे का है, वो है मैच एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी। आपको क्या दिया जाएगा, कॉलम मैचिंग। बहुत मजे का होता है ना, एक तरफ एक वर्ड होगा, दूसरी तरफ दूसरा वर्ड, इस तरह ना कोई 4 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है? आपने क्या करना है, उनको मैच करना है मीनिंग के साथ। एक आपके पास कॉलम ए होगा और एक आपके पास कॉलम बी होगा। ए में वर्ड्स लिखे जाएंगे ना, तो बी के अंदर के मीनिंग्स होंगे इंग्लिश में ही। तो आपने मैच करना है मीनिंग्स देखकर कि किसके मीनिंग क्या है, किसके मीनिंग क्या है, ठीक है? तो ये बहुत मजे का होता है, मैच द कॉलम। बस आपको मीनिंग्स आने चाहिए, अगर आपको मीनिंग्स नहीं आते ना, फिर मसला हो जाना है, ठीक है? तो खैर आपने इसकी प्रैक्टिस भी 10 ईयर से करनी है। इसके अलावा ये मीनिंग्स आपको जहां से भी मिलते हैं ना, आप इनकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? अच्छा, इसमें जो मीनिंग्स है ना, ये वैसे एक बात बताऊं, ये कहीं से भी दे सकते हैं, मतलब चैप्टर से भी आ सकते हैं, पोम्स से भी और नॉवेल वगैरह से भी। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ये आसान हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपको मैच करना होगा ना, बड़े मजे का काम हो जाएगा, ठीक है? तो अब एक बात का ख्याल रखिएगा। देखिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। जैसे आपने मेरी उर्दू वाली वीडियो देखी होगी ना, टारगेट पेपर वाली, उसमें मैंने बताया था कि उर्दू के अंदर पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मायने रखती है, तो इंग्लिश के अंदर भी ना पेपर प्रेजेंटेशन इंतहाई मायने रखती है, ठीक है? आधे नंबर तो खूबसूरती के ही होते हैं वाकई। अब ये भी नहीं खूबसूरत करके आ जाओ, फूल बूटे बना के आ जाओ और बोले मिस नंबर तो दिए नहीं, ठीक है? ऐसे वैसे कुछ नहीं है। मतलब है सफाई सुथराई से लिखकर आएंगे, आपका पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है? तब आपको चेकर जो है यूं बड़े मजे से नंबर दे देगा, ठीक है? अगर गंदगी मचाएंगे, वाइटो का तो इस्तेमाल करना ही नहीं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वाइटो तो एग्जाम में लेकर ही नहीं जाना है, ठीक है? और हाँ, रिमूवर आप लेके जा सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल जितना मुमकिन हो कम से कम करें। और रिमूवर करने के बाद उसके साथ जो पेन दिया जाता है ना, उससे बिल्कुल मत लिखिएगा, ठीक है? बल्कि बॉल पेन से लिखिएगा, ठीक है? अगर आप रिमूवर करने के बाद उसी से लिख लेते हैं ना, उसी के पेन से, तो फिर वो बहुत ज्यादा ना डार्क हो जाता है और चेकर को पता चल जाता है कि ये बच्चे ने ना मिटा मिटा के लिखा है, ठीक है? तो चेकर पे आपने कभी भी ये इंप्रेशन नहीं डालना है कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है? या आप कहीं गलती कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? देखिए अगर गलती हो जाए क्या करना है, इतना बड़ा लंबा सा क्रॉस मत डालिएगा, ठीक है? कि भाई इतना लंबे लंबे क्रॉस डाल के आ जाए, या फिर कुछ बच्चे तो है ना गलती करते हैं ना, यूं 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 गंदगी मचा देते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है? चेकर से अपनी गलती जितना मुमकिन हो छुपाएं। मानती हूँ मैं, गलती हो जाती है, भाई इंसान है, आप लोग भी, हम भी इंसान है। तो देखिए क्या करते हैं, लाइन डाले छोटी सी और छोटा सा ना उसके आगे लिख दे क्रॉस। अच्छा, क्रॉस को भी ना पेंसिल से डालिएगा, पेन से ही नहीं डाल देगा, कोई ब्लैक पेन से डाल देगी चेकर की देखते साथ नजर पड़े, ऐसा नहीं है। क्रॉस बहुत छोटे डालिएगा कि चेकर को ना नजर ही ना आए, इतने भी नहीं ना माइक्रोस्कोप से देखें, मतलब छोटे छोटे क्रॉस डालिएगा। क्योंकि देखें जब चेकर आपकी कॉपी चेक करता है ना, तो उसकी सबसे पहली नजर ही ना आपकी गलतियों पे पड़ती है, ठीक है? तो कोशिश करें गलती मत करें, गंदगी मत मचाएं, जितना साफ सुथरा पेपर देंगे तभी चेकर भी बड़े प्यारे प्यारे नंबर देगा आपको, ठीक है? वरना चेकर भी नंबर काटता जाएगा। अगर उसको पता चल गया ना इस बच्चे ने गलतियां करी है ज्यादा, तो उसने नंबर यूं ही काट लेना बगैर वजह के, क्योंकि उस बोलेगा लो बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं है। तो चेकर पे इंप्रेशन बहुत अच्छा डाले। अब ये भी नहीं कह रही खूबसूरत आपकी राइटिंग हो, भाई नॉर्मल राइटिंग हो, इतना हो लिखी हुई नजर आ रही हो, बहुत ज्यादा ना घुमा फिरा के राइटिंग भी नहीं होनी चाहिए, बस प्यारी सी साफ सुथरी राइटिंग हो, पेपर में गंदगी मत मचाए, तो इंशाल्लाह चेकर बहुत अच्छे नंबर देगा। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, ठीक है? तो ये हमारे पास सेक्शन सी है, जिसमें आपको दिए जाएंगे डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन, ठीक है? आपके पास जो पूरा का पूरा सेक्शन सी है ना, वो 40 मार्क्स का होता है। आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है? आपने 4 के 4 क्वेश्चन को ही अटेंड करना है, और एक क्वेश्चन आपके पास 10 मार्क्स का होगा। नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है? सबके एक जैसे मार्क्स हैं इसके अंदर।
ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको दिया जाएगा राइट अ करेक्टर स्केच। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना चॉइस नहीं दी जाएगी, आपको एक ही करेक्टर स्केच दिया जाएगा और आपको वही करना है। अब भला ये करेक्टर स्केच है क्या, क्योंकि भाई सेकेंड ईयर के बच्चों के पास तो पहली बार आ रहा है ना ये। तो देखिए आपके पास जो नॉवेल है ना, द प्राइजनर ऑफ जेंडा, तो वहां जितने भी करेक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी बंदे हैं, चाहे रजनडाइल है, प्रिंसेस फ्लेविया है, माइकल है, कॉलोनियल सैप्ट है, मैडम डी मुबान है, कोई भी है, तो वहां से किसी भी करेक्टर का, किसी भी बंदे का नाम दे देंगे और आपने फिर उसके ऊपर क्या करना है, लिखना है। जैसे कि उर्दू के अंदर आपको एक मुसन्निफ दे देते हैं, ठीक है, फिर शायर दे देते हैं और आपने उनके ऊपर तबसरा करना होता है ना, तो यहाँ पर भी आपको जो भी करेक्टर दिया जाएगा आपने उसकी कुछ खामियां बतानी है और कुछ खूबियां बतानी है। ठीक है, और बताना है भाई नॉवल में उसका क्या किरदार है, तो इस तरह आपने बताना होता है। ओके, अच्छा, इसके अंदर ना आपको चॉइस दी जाती है। देखें यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, और या तो आप करेक्टर स्केच कर लें या फिर आप कर लें गिव द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम। आपको कोई भी पोएम दी जाएगी और आपने उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करनी है। ठीक है, अब आपको वैसे भी पता है आपके पास हैं भी कितने, 3 पोएम्स हैं। दरअसल ना बात ये है कि जो क्रिटिकल एनालिसिस है ना, वो होती ही इंतहाई मुश्किल काम है, तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप ये करें, क्योंकि ये लेंथी भी होती है। ठीक है, तो आपके पास जो सबसे मजे का काम है वो है करेक्टर स्केच, इंतहाई मजे का है। ठीक है, अब आते वापस से करेक्टर स्केच की तरफ। तो देखिए करेक्टर स्केच में अब 2025 के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ब्लैक माइकल और रोडोल्फ प्रेजेंडाइल। तो आप सिर्फ इन दो के ही करेक्टर स्केच की तैयारी कर ले, इंशाल्लाह इन दो में से कोई एक आपको लाजमी देखने को मिलेगा। और ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास पहले वाले यानी कि ब्लैक माइकल, ये भी है रोडोल्फ प्रेजेंडाइल, लेकिन ये इतना नहीं है, लेकिन करना फिर भी है, छोड़ने वाला काम नहीं कि मेस आपने बोला था वो इंपॉर्टेंट तो वही कर ले, ऐसा कोई सिस्टम और नहीं है। ठीक है, करने दोनों ही आपने। अच्छा, अब जरा मैं लेंथ बताती हूँ क्योंकि आप लोगों को इसका अंदाजा नहीं होगा ना कि आप पहली बार आपके पास आ रहा है। तो देखिए लेंथ आपकी कम से कम होनी चाहिए 2.5 पेजेस, कम से कम आपकी होनी चाहिए 2.5 पेजेस। आप वैसे तो बड़ी कर सकते हैं, 2.5 पेजेस भी बहुत है, या आप 3 पेजेस कर लें, 4 कर लें, इनफ है इतना, मतलब ज्यादा नहीं हो ना 5-6 पेजेस पे, या फिर 4.5 पेजेस, इतनी ज्यादा बड़ी नहीं करें, मतलब छोटी ही करें। अच्छा, अब जरा हेडिंग्स बताती हूँ। तो इसके अंदर आप जो हेडिंग्स लिखेंगे वो कम से कम 6 to 8 हेडिंग्स लिखेंगे, इसके अंदर इंट्रोडक्शन मिलाकर है। ठीक है, देखिए हाँ आई नो, देखिए भाई सीधी बात है, मुझे पता है उर्दू का जो आपके पास तबसरा वगैरह होता है ना वो 20 नंबर का होता है। ओके, तभी आप बहुत ज्यादा लिख कर आते हैं उसके अंदर, लेकिन भाई ये तो है भी कितने, 10 नंबर का है ना, तो इसमें आप 6 to 8 हेडिंग्स लिखेंगे इनफ है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 8 लिखें, 6 पे नहीं जाएं, 8 बहुत है। ठीक है, 8 लिख लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको चेकर जो है वो पूरे के पूरे नंबर दे देगा। ओके, ध्यान रखिएगा हेडिंग्स का कितनी, 6 to 8 हेडिंग्स लिखनी है। अब आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी लिखें। ओके, मैंने आपको बता दिया कि आपने नहीं करनी है। ओके, अब आपके पास सेक्शन सी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ठीक है, तो आपको 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे और आपने किसी एक टॉपिक के ऊपर एसे लिखना होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने किन किन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाना है। तो सबसे पहला आपके पास है यूजेस एंड एब्यूजेस ऑफ स्मार्टफोन, सेकंड है प्रॉब्लम्स ऑफ कराची, थर्ड आपके पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फोर्थ आपके पास है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, जबकि फाइनल यानी कि फिफ्थ आपके पास है इंपॉर्टेंस ऑफ मुस्लिम यूनाइटी। ठीक है, तो आप अगर इन 5 के 5 टॉपिक्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको एग्जाम में कोई एक ऐसे तो इसमें लाजमी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ ऐसे की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो देखिए कम से कम 3 to 4 पेजेस ऐसे की लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, 2 पेजेस नहीं लिख के आइएगा भैया, बच्चे थोड़ी हैं, बड़ी क्लास में आ चुके हैं। ठीक है ना, तो 4 पेजेस से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 से 4 पेजेस इनफ है। ओके, और ऐसे बहुत प्यारा लिखकर आइएगा। ठीक है, मतलब अगर पॉसिबल है तो कोटेशंस वगैरह लिखना, तो उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करिएगा। ओके, तो इंशाल्लाह जो है वो आपको अच्छे नंबर दे देगा। फिर इसके अलावा आपके पास सेक्शन सी का जो थर्ड क्वेश्चन है वो है चेंज द नरेशन। देखिए फर्स्ट ईयर के अंदर ये वाला जो क्वेश्चन है वो सेक्शन बी में होता था, अब ये सेक्शन सी में हो गया। ठीक है, तो अगर आपने वहां पे प्रैक्टिस करी ना तो अब आपके लिए हलवा होगा। ओके, तो मैंने लिख भी दिया ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करके जाएं। ओके, अच्छा इसके अंदर भी आपने क्या करना है, आपको टोटल 5 नरेशन दी जाएंगी, डू एज डायरेक्टेड वगैरह ना, तो टोटल 5 होंगी, यानी कि एक आपके पास 2 नंबर की होगी, तो बहुत अच्छे से तैयारी करके जाएगा। अच्छा, इसकी तैयारी के लिए ना आप 10 ईयर का इस्तेमाल कीजिएगा, 10 ईयर में जितने भी नरेशंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेगा, लेकिन वैसे भी अगर आपको मेथड आता हो तो फिर आपके लिए हलवा है ये। ग्रामर पोर्शन तो ओनली प्रैक्टिस मांगते हैं ना, और वैसे भी ना इस तरह के क्वेश्चंस को करने का ना अपना ही मजा होता है, क्योंकि एग्जाम में ना बहुत आसानी के साथ हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिएगा इसके आप 10 ईयर से।
अच्छा, अब आपके पास आता है सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपके पास है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पैसेज दिया जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि आपके पास जैसे कि फर्स्ट ईयर में था। ठीक है, लेकिन लेकिन एक मिनट छोड़ के मत जाए वीडियो, अभी सुन लें। यहाँ पर आपको जो पैसेज दिया जाएगा वो होगा सीन पैसेज। ठीक है, सीन पैराग्राफ दिया जाएगा, यानी कि आपके जो चैप्टर्स है ना वहां से दिया जाएगा ये। मतलब पोम्स वगैरह से तो थोड़ी दिया जाएगा, वहां तो होता ही नहीं है ना। अच्छा, नॉवेल से भी नहीं दिया जाएगा, आपको चैप्टर में से कोई सा भी पैसेज पैराग्राफ उठा के दे दिया जाएगा और आपने फिर क्या करना है, उसके साथ जो जो क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे ना उनको अटेंड करना है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है ये भी, तो मैं आपको बताती हूँ करना क्या। बड़े मजे के टिप देती हूँ आपको। ओके, तो देखें, आपको ना टोटल 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ये 5 भी हो जाता है, लेकिन मेनली ये 4 क्वेश्चंस ही होते हैं एग्जाम के अंदर जो पैराग्राफ के साथ होते हैं। ओके, तो देखिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर एग्जाम के अंदर ना ये चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, कौन सा आपके पास है, पहला आपके पास है रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट, सेकंड है द वर्ल्ड एज आई सी इट, थर्ड है आपके पास पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इन 3 चैप्टर से ही आपको पैराग्राफ दिए जाते हैं। ठीक है, अब वो बच्चे जिन्होंने ये चैप्टर पढ़े हुए होंगे, या वैसे भी आप बहुत आसानी के साथ पहचान लेंगे, क्योंकि आपको मैंने इन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चंस दिए ना याद करने के लिए। तो जब आपको क्वेश्चंस आते होंगे तो आपको पता होगा ना कि बात क्या हो रही है, और आप देख के पहचान लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है कि आप कैसे पहचानेंगे। देखिए, अगर वो जो पैराग्राफ दिया जाएगा उसके अंदर हिस्ट्री वगैरह की बात हो रही होगी तो आप समझ जाए कि वो जो है रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट से आया है। इसी तरह अगर आपको जो पैराग्राफ दिया जाएगा उसमें आइंस्टाइन की बात हो रही होगी या फिर फिलॉसफी वगैरह होगी, जिंदगी के मतलब कोई बात होगी, तो फिर वो जो होगा वो द वर्ल्ड एज आई सी इट से लिया गया होगा। इसके अलावा अगर बात हो रही होगी पाकिस्तान की, तो जाहिर सी बात है वो लिया जाएगा पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड से। ठीक है, लेकिन ये ज्यादातर आते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि इसके अलावा नहीं आ सकते हैं भाई, इसके अलावा भी आ सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, तो बस आपने प्रैक्टिस करनी है 10 ईयर से, आपको बस अटेम्प्ट करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, फिर ये बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चंस आते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपके पास आएगा वो आएगा चैप्टर नेम एंड राइटर नेम। तो देखिए, जैसे कि आप उर्दू के अंदर मुसन्निफों के नाम याद करते हैं ना और सबक वगैरह के, तो इसी तरह अब आपने सेकंड ईयर में भी क्या करना है, इंग्लिश में जो चैप्टर्स दिए गए हैं उनके नेम तो याद करने ही करने हैं, साथ में उनके जो राइटर हैं उनके नेम भी याद करने हैं, क्योंकि जो भी आपको पैराग्राफ दिया जाएगा तो आपको उसका पहला लाजमी जो क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि आप चैप्टर का नाम बताएं, और सेकंड आपके पास होगा राइटर का नाम बताएं। ये 2 नंबर का आपके पास सवाल होगा, तो अगर आप गलती करेंगे तो 2 नंबर तो यूं ही कट जाने हैं ना। तो देखिए, मैंने बेशक आपको बता दिया कि आपने इन चैप्टर्स के जो सीन पैराग्राफ है वो इन चैप्टर से आएगा, लेकिन फिर भी आपने जितने भी जो चैप्टर है, अब वैसे भी रिड्यूस हो गए, टोटल 8 तो चैप्टर है, तो 8 चैप्टर्स के नेम प्लस राइटर नेम लाजमी याद करने हैं। ठीक है, मत भूलिएगा, ये अभी से याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, याद करके लाजमी जाइएगा। ओके, इसके अलावा जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है अ क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द पैसेज, यानी कि एक सवाल आपके पास यहाँ पे पैसेज से ही दे देंगे। तो ये तो बड़े मजे की बात होगी कि एक तो आपने क्या लिखना है, चैप्टर नेम, राइटर नेम, सेकंड जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर पैराग्राफ के अंदर ही होगा, तो ये भी आप कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया जाएगा मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। वो जो पैराग्राफ दिया जाएगा ना उसके अंदर किसी चार के ऊपर ना इस तरीके से लाइनिंग डली हुई होगी। ठीक है, और आपने उसके मीनिंग्स बताने हैं। एक और बात, वर्ड्स इंग्लिश में होंगे ना तो उनकी मीनिंग्स भी इंग्लिश में ही बताएंगे। ऐसा नहीं है कि वो वर्ड्स लिखे हुए हैं तो आप उनकी मीनिंग्स उर्दू में बता दें, नहीं नहीं, ऐसा वैसा कोई सिस्टम और नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे जो वर्ड्स मिलेंगे तो मीनिंग्स भी आपने इंग्लिश में ही बताने हैं। ठीक है, तो ये कोई 4 वर्ड्स दिए जाएंगे और आपने क्या करना है, इनके मीनिंग्स बताने हैं। तो इसकी भी प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप, 10 ईयर से। इसके अलावा लास्ट आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा ग्रामर से। ठीक है, ग्रामर का सेक्शन है ना, तो ग्रामर के सेक्शन में से कुछ नहीं कह सकते कौन सा आ जाएगा, लेकिन आपके पास जो 2024 और जो 2023 है इनके अंदर तो आपके पास आए हैं ट्रू फॉल्स। मतलब इसके अंदर ना 2 सेंटेंसेस दिए गए और पूछा गया कि भाई ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो 2 सालों में तो यही आए हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी अगर वो हटके देते हैं, यानी कि अगर आप 10 ईयर के अंदर देखेंगे आपको टोटल ना 4 वर्ड्स दिए जाएंगे। ठीक है, और बस आपने ना उनमें क्या बताना होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के, मतलब आपको दिया गया है वो वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, वो क्या है। तो आपको ये पहचान करना, बस ये नाम लिखना होता है उस वर्ड का कि भाई ये वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, बस। लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास ग्रामर से आता है। ठीक है,
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, या कहीं पर भी किसी भी किस्म का कोई मसला है, तो फिर कमेंट सेक्शन है ना, आप कमेंट करके आराम से पूछ लें। और एक बात बता दूं, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। देखें, आप लाइक करना भूल जाते हैं हमेशा, तो लाइक कर लें सबसे पहले, और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि वो तो आपने लाजमी भूल जाना है। तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ठीक है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।